नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों को अफसरों की गजब चिंता है। इन अफसरों की फिक्र में मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून में संशोधन का फैसला किया है ताकि कथित ईमानदार अफसरों को संरक्षण मिले। ध्यान रहे, यह कानून 27 साल पुराना है। इस दौरान कितने अफसर पकड़े गए या उनको सजा हुई, इसके जवाब में कुछ भी याद नहीं पाएगा। मगर सरकार क्योंकि अफसरों के अच्छे दिन आने का मिशन बनाए हुए हैं, इसलिए पहले अफसरों के अच्छे दिन लिवा लाने की चिंता में है। तभी नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली ने अफसरों के हक में कानून में संशोधन का फैसला किया है। 1.5 साल पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम ने इस बारे में बात की थी, तब भाजपा का यह हल्ला था कि मनमोहन सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। अब वही भाजपा भ्रष्ट नौकरशाही की गॉडफादर बन रही है। तथ्य है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में 1988 का यह कानून बेअसर हुआ है। इसे उल्टे अधिक सख्त बनाना था। आजादी के 67 सालों में यदि देश को कुतर कुतर कर किसी ने सर्वाधिक खाया है तो वह अफसरशाही है। मगर भाजपा सरकार के नेताओं और मंत्रियों में क्योंकि राजनीतिक धमक में अफसरों से काम लेना नहीं आता है, इसलिए वे अफसरों की लल्लो चप्पो करते हैं। आखिर क्या है इस सब का मतलब? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उत्तर प्रदेश को लेकर चिंता है। पिछले 1 साल में हुए उपचुनावों के नतीजों ने भाजपा की मुश्किल बढ़ाई है। 3 बार में अलग अलग 14 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा 11 सीटों पर हारी है। अपनी जीती फरेंदा सीट पर तो वह तीसरे नंबर पर चली गई। लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि सपा और बसपा दोनों पार्टियां उजड़ जाएंगी और दोनों के बड़े नेता भाजपा में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सपा की ओर से संकेत दिया गया है कि उसके 100 से ज्यादा विधायकों की टिकट कट सकती है। इसके बावजूद इक्के दुक्के विधायक हैं जो टिकट के लिए भाजपा से जुड़ने की बात कर रहे हैं। और बसपा ने भी लोकसभा चुनाव के समय मची भगदड़ पर काबू पा लिया है। ऊपर से बलिया से भाजपा के सांसद भरत सिंह सरकार की कथित उपलब्धियों की पोल खोलकर सबको सकते में डाला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा कि 1 साल की कोई उपलब्धि नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1 इंच सड़क नहीं बनी है। लोगों को क्या उपलब्धियां बताएं? उनकी इस बात पर उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसदों ने मेज पर थपथपाकर उनका स्वागत किया। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने इसे गंभीरता से लिया है। सो बताया जा रहा है कि संसद के चालू सत्र के बाद भाजपा का मिशन उत्तर प्रदेश शुरू होगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की नई टीम लगभग बन गई है, लेकिन इस नई टीम को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच कई तरह की चर्चाएं भी चलने लगी हैं। इसमें एक चर्चा ये है कि राहुल ने युवराजों की टीम बनाई है। उनकी टीम में ज्यादातर युवा चेहरे कांग्रेस के किसी न किसी पुराने नेता के बेटे या बेटी हैं। कांग्रेस की सरकार में रहते भी इन्हीं युवराजों को मंत्री बनाया गया था, लेकिन विपक्ष में आने के बाद भी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के युवराजों के सहारे राजनीति की तैयारी कर रहे हैं। राहुल की कमान में कांग्रेस की जो राष्ट्रीय टीम बनने वाली है, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, जितिन प्रसाद, बिलिन देवड़ा, दीपेंद्र हुड्डा जैसे युवा नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। सबके पिता कांग्रेस के ऊंचे पदों पर रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन, अशोक तंवर, राजीव सातव जैसे गिने चुने चेहरों को छोड़कर लगभग सभी नेता खास पृष्ठभूमि वाले हैं। प्रदेशों में भी राहुल गांधी ने जिन नेताओं को कमान दी है, उनमें से ज्यादातर कांग्रेस के पुराने नेताओं के परिवार से हैं। महाराष्ट्र में अशोक चौहान से लेकर बिहार में अशोक चौधरी, मध्य प्रदेश में अरुण यादव, राजस्थान में सचिन पायलट, दिल्ली में अजय माकन और गुजरात में भरत सिंह सोलंकी इसकी मिसाल हैं। प्रवक्ताओं और टेलीविजन वक्ताओं की जो नई सूची बनी है, उसमें भी गौरव गोगोई से लेकर शर्मिष्ठा मुखर्जी, सलमान सोज, परिणीति शिंदे, अमित देशमुख, सीआर केसवान, सुष्मिता देव तक ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस नेता के परिवार से आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आए हैं, लेकिन वे देश की सबसे पुरानी पार्टी से लेकर कई प्रादेशिक क्षत्रपों को राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने प्रचार करने का तरीका नेताओं को सिखाया, मीडिया का इस्तेमाल करना सिखाया, पार्टी के अंदर चुनौती बन सकने वाले नेताओं को बाहर निकालने का तरीका सिखाया। अब मीडिया को काबू में करने का तरीका भी सिखा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा विपक्षी पार्टी का वोट अपनी ओर खींचने का एक नुस्खा भी उन्होंने आजमाया, जो देश के कम से कम 2 मुख्यमंत्री इन दिनों
आजमा रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव में एक बार भी नरेंद्र मोदी पर निजी हमला नहीं किया था और नतीजे आने के तुरंत बाद मोदी से बात की थी और 2 दिन बाद ही जाकर उनसे मिले थे। चुनाव में मोदी पर हमला नहीं करने का उनका यह फायदा हुआ था कि पीएम के लिए मोदी को वोट करने वाले एक बड़े तबके का वोट उनको मिल गया था। इन दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस फॉर्मूले को आजमा रही हैं। नीतीश अपने मोदी विरोध के लिए जाने जाते थे, लेकिन वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बदल गए हैं। वे मोदी पर हमला करने की बजाय उनकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने 2 बार मोदी की जमकर तारीफ की और 2-3 बार उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। इसी तरह ममता बनर्जी कभी भी प्रधानमंत्री के बुलावे पर दिल्ली नहीं आती थी, लेकिन दिल्ली के चुनाव नतीजे के बाद वे बदली हैं। वे दिल्ली आकर मोदी से मिलकर गई और अब 9 मई को कोलकाता में मोदी के स्वागत की तैयारी कर रही हैं। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद के चालू बजट सत्र के दौरान लोकसभा में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वो बदले की राजनीति कर रहे हैं। राहुल ने आज अमेठी में फूड पार्क बनाने के प्रस्ताव को रद्द किए जाने का मामला उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री प्रचार के लिए अमेठी गए थे तो उन्होंने कहा था कि अब बदले की नहीं बदलाव की राजनीति होगी, लेकिन उन्होंने फूड पार्क कैंसिल करके बदले की राजनीति की है। राहुल ने कहा कि यह प्रोजेक्ट 200 करोड़ रुपए का था, जिससे इलाके के किसानों को बहुत फायदा पहुंचने वाला था, लेकिन बदले की भावना के तहत इसे कैंसिल कर दिया गया। किसानों की हालत और निरपेक्षता पर भाषण के बाद ये तीसरा मौका था जब राहुल गांधी ने मोदी और उनकी सरकार को निशाना बनाया। फूड पार्क कैंसिल किए जाने की बात उठाने पर सदन में मौजूद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिया कि वो इस मामले की पड़ताल करेंगे और निजी तौर पर राहुल को इसकी जानकारी देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बदले की भावना का सवाल ही नहीं उठता है। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने महाराष्ट्र में एक निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रहे मामले पर रोक लगा दी है। पिछले चुनाव के समय प्रचार के दौरान महात्मा गांधी की हत्या का आरोप कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर लगाने के मामले में आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस पीसी पंत की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख तक निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक रहेगी। अदालत ने मुकदमा करने वाले को भी नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के प्रावधानों को चुनौती देने वाली राहुल की याचिका को बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी और आप के अरविंद केजरीवाल की याचिका के साथ जोड़ दिया है। इन दोनों ने भी इन प्रावधानों को चुनौती दी है। पाकिस्तान ने भगोड़े आतंकवादी और मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोपी दाऊद इब्राहिम के बारे में भारत सरकार की ओर से दिए गए दस्तावेजों की सच्चाई पर सवाल उठाया है। पाकिस्तान ने कहा है कि ये दस्तावेज से भारत की तसल्ली के लिए है। उसने ये भी कहा कि दाऊद के ठिकाने के बारे में भारतीय संसद में सरकार की ओर से दिए गए जवाब से पाकिस्तान के इस रुख की पुष्टि होती है कि वो पाकिस्तान में नहीं है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि मंगलवार को संसद में गृह राज्य मंत्री के दिए जवाब से साफ हो गया है कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान से दाऊद के प्रत्यार्पण का लिखित अनुरोध नहीं किया है। गौरतलब है कि मंगलवार को गृह राज्य मंत्री हरिभाई परथीभाई चौधरी ने बताया था कि सरकार को दाऊद के ठिकाने के बारे में पता नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आखिरकार सोशल मीडिया में सक्रिय होने का फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद राहुल ने भी अपना ट्विटर अकाउंट बना लिया है। @office of RG नाम से बनाए गए इस अकाउंट से 3 ट्वीट किए गए हैं, जिनमें से एक में बताया गया है कि राहुल 12 मई के तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में करीब 15 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। दूसरे ट्वीट में जानकारी दी गई है कि इस अकाउंट से राहुल के कार्यक्रमों की जानकारी मिलती रहेगी। राहुल के इस अकाउंट को फॉलो करने वालों की संख्या 30,000 से ज्यादा हो गई है। वो कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट के अलावा 2 और अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2009 से ट्विटर पर हैं और उनके 1.25 करोड़ के करीब फॉलोअर हैं।
राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के सांसद पप्पू यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। पिछले कुछ दिनों से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से पप्पू को निकाला जा सकता है। उन्होंने अपने को लालू प्रसाद का उत्तराधिकारी बताया था और लालू प्रसाद यादव के बाद आरजेडी का नेता होने की दावेदारी की थी। इससे लालू प्रसाद यादव नाराज हुए थे और कहा था कि उनका उत्तराधिकारी उनका बेटा ही होगा। इसके बाद पप्पू यादव ने जन संवाद कार्यक्रम के रूप में अलग राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया था। वो लोकसभा में जीते आरजेडी के 4 सांसदों में से एक हैं। उनकी पत्नी कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। आज लगातार छठे दिन गिरकर रुपया पिछले 20 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले रुपया का यह स्तर सितंबर 2013 में रहा था। आज दिन में रुपया 71 पैसे यानी 1% से भी ज्यादा की गिरावट के साथ 64 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गया था। बुधवार को डॉलर की कीमत 63 रुपए 54 पैसे थी। बाजार के जानकारों का कहना है कि शेयर बाजार से लगातार पूंजी निकाले जाने से रुपये में बदलाव आया है। बताया जा रहा है कि शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले 14 सत्रों में 13,500 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। नरेंद्र मोदी ने 11 महीने के राज में अफसरों को बहुत महत्व दिया है। पुरानी सड़ी अफसरशाही से वे मेक इन इंडिया का सपना देख रहे हैं। उन पर से भ्रष्टाचार रोधी डंडा हटवा रहे हैं। सरकार ने न तो लोकपाल व्यवस्था बनवाई है और न सीवीसी जैसी नियुक्तियां की है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। राजीव गांधी की सरकार ने 1988 में भ्रष्टाचार रोकने का जो कानून बनाया था, केंद्र सरकार उसे बदल रही है। यूपीए सरकार ने 2013 में इसे बदलने की कोशिश की थी। तब भाजपा विपक्ष में थी और उसने इसका बहुत विरोध किया था। पिछले साल फरवरी में संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी, लेकिन भाजपा के विरोध की वजह से बिल नहीं पास हो सका था। लेकिन अब सत्ता में आने के बाद भाजपा उस बिल को मामूली संशोधन के साथ पास कराने जा रही है। सवाल है कि इस नए कानून से क्या हासिल होगा। केंद्र सरकार का यह कानून भ्रष्टाचार के मामले में नौकरशाहों को बड़ी छूट देने जा रहा है। पुराने कानून के तहत संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेने का प्रावधान था। नए कानून में इसे बनाए रखा गया है और साथ ही यह जोड़ दिया गया है कि अगर अधिकारी किसी वजह से इस्तीफा दे देता है या रिटायर हो जाता है, तब भी उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेनी होगी। यानी अधिकारी को रिटायर होने के बाद भी सरकार की ओर से संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नौकरशाही में विश्वास बहाल करना चाहते हैं और इसकी मदद से देश का कायाकल्प करने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ कई बैठकों में उन्हें फैसले लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उनसे पहले के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी बार बार अधिकारियों से कहते थे कि वे फैसले करें, सरकार उनकी रक्षा करेगी। चाहे मनमोहन सिंह हो या नरेंद्र मोदी, दोनों नौकरशाहों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सही मंशा से किए गए फैसले अगर गलत हो जाते हैं तो उन्हें इसकी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अधिकारियों का भरोसा नहीं बन रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ समय से अधिकारी निशाने पर आए हैं, उससे उनके मन में डर बैठा है। खासकर पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख या एचसी गुप्ता के खिलाफ जैसे बरसों किए गए फैसलों की फाइलें खुली हैं, उससे नौकरशाही में बेचैनी है। इससे पहले नेता भ्रष्टाचार के मामलों में फंसते थे, लेकिन उनके अधिकारी बचे रहते थे। अब अधिकारी भी निशाने पर हैं, सो सरकार उनकी चिंता करने लगी है। नरेंद्र मोदी को नौकरशाही पर बहुत भरोसा है। उनको यकीन है कि वे इसके दम पर अपना मेक इन इंडिया अभियान सफल कर देंगे। इसलिए उनकी सरकार नौकरशाही को संरक्षण देने वाला कानून ला रही है। लेकिन पिछले कानून की 27 साल के इतिहास के अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि जिस भी कानून में पूर्व अनुमति लेने का प्रावधान होगा वह कामयाब नहीं हो सकता है। इस कानून को सख्त बनाने के लिए सरकार अधिकतम सजा को 5 से बढ़ाकर 7 साल कर रही है। इससे भ्रष्टाचार गंभीर अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। न्यूनतम सजा को भी 6 महीने से बढ़ाकर 3 साल किया जा रहा है। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों की 2 साल में सुनवाई पूरी हो। रिश्वत लेने और देने दोनों के लिए कानून को सख्त बनाया जा रहा है। लेकिन नौकरशाही को संरक्षण देने के प्रावधान करने का तर्क समझ से परे है।
अब एक ब्रेक है, उसके बाद अफसरों के अच्छे दिनों पर चर्चा करेंगे। आजाद भारत में विकास की हर कोशिश को अफसरों ने खाया है, बर्बाद किया है। नेहरू के मॉडल के भी ये करता धरता थे, तो सुधार भी इनके भरोसे लाए गए। हर विचारधारा, हर प्रधानमंत्री, हर मुख्यमंत्री को अफसरों ने फेल बनाया। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी ने अफसरों की चिंता में भ्रष्टाचार निरोधक कानून को बदलने का फैसला किया है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुब्रत भट्टाचार्य है। सुबो जी, सरकार भ्रष्टाचार निरोधक कानून से अफसरों को बचाने के लिए जो संशोधन लाने पर विचार कर रही है, क्या सचमुच में उसकी जरूरत है या ये जबरदस्ती अफसरों को कि लल्लो चप्पो करने वाला कदम है? देखिए, ऐसा है, अभी ये जो संशोधन लाया जा रहा है ये 2012 से शुरू हुआ। मनमोहन सिंह ने सीबीआई की एनुअल डे पे कहा था कि अभी जो कानून है ये ठीक नहीं है। उनका असली टारगेट था कॉर्पोरेट हाउसेस कि घूस तो आता है पर घूस देता कौन है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब से रिफॉर्म्स आई हैं तो करप्शन की परिभाषा बढ़ चुकी है। तो पहले 4 आने 8 आने की करप्शन होती होगी, तो अब करोड़ों की और अरबों की हो रही है। तो अफसरों के लिए ये जो किया गया है, इसमें साफ बात है, जाहिर है। एक तो अच्छी बात है कि भाई किसी अफसर को अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी कुछ करना चाहते हैं तो आप सरकार से अनुमति ले लीजिए। इसमें सबसे बड़ी बात जो होगी कि इससे ज़्यादा जो 13(1)D में जो ये संशोधन ला रहे हैं लोग, उसमें ये है कि आप अगर कोई प्रूफ नहीं होता, मैंने फैसला ले लिया कि भैया ये स्टूडियो आपको दे दी जाएगी और प्रूफ हो जाए कि ना तो मैंने कोई मकान यहाँ खरीदा है या विदेश में, ना ही मेरे घर में कोई फ्रिज आया है और ना ही मेरे घर में कोई सोना आया है, तो मैं करप्ट नहीं हूँ। परंतु मैंने क्यों दी? क्योंकि मेरे मंत्री जी ने मुझसे कहा था कि भाई ये दे दीजिए, और मुझे मालूम है अगर मैं मंत्री जी को खुश रखूंगा तो मैं अभी भी मैं ठीक रहूंगा और हो सकता है रिटायरमेंट के बाद भी मैं ठीक रहूं। हाँ, और मंत्री जी ने आपको इशारा करके कह दिया कि भैया मेरे पर्सनल ट्रस्ट में या मेरे पार्टी के फंड में पैसे दे दीजिए। हाँ, तो वो करप्शन नहीं हुआ। तो ये इसमें बहुत लूपहोल है इसमें। और हमारे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये जो जिसका संशोधन किया जा रहा है, तो शुरू से ही एक लूपहोल रही है अंग्रेजों के ज़माने से कि इसमें कोरैबोरेटिव एविडेंस की ज़रूरत है। इसके खिलाफ मुहिम 1988 में भी छेड़ी गई थी, जब चिदम्बरम मंत्री थे। उन्होंने भी इसके खिलाफ कुछ संशोधन किया था, कुछ नहीं हुआ। आज भी वही चल रहा है। यहाँ पर इस देश में जो बड़ी चोरी करता है वो बिल्कुल नहीं पकड़ा जाता, छोटा चोर कभी कभी पकड़ा जाता है। नहीं, लेकिन बुनियादी मुद्दा ये है कि ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही उसके को भ्रष्टाचार निरोधक में, मतलब उसके अंदर ये कैसे कि भाई इसके कारण ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर पाएगी, इसलिए इसको वो ढीला किया जाए। ये तो आजकल की ब्यूरोक्रेसी बदल गई है ना जी। आजकल की ब्यूरोक्रेसी की जो परिभाषाएं हैं, मैंने शायद दिल्ली के जिमखाना क्लब में किसी ब्यूरोक्रेट के बच्चे की शादी का खाना बहुत सालों पहले खाया था। अब कोई ब्यूरोक्रेट अगर शादी देता है, अपने बच्चे की शादी करवाता है, तो किसी 5 सितारा होटल में ही होता है या किसी बड़े फार्म हाउस में होता है। तो जो परिभाषाएं हैं, जो आकांक्षाएं, हाँ तनख्वाहें बड़ी है। एक ज़माने में भारत सरकार के सेक्रेटरी को 3500 रुपये मिलता था, फिर 8000 मिलना शुरू हो गया, अब 1 लाख रुपये मिलता है। पर उन दिनों को 3500 और 8000 नहीं, आज के 1 लाख के बराबर है। नहीं, मेरा बुनियादी सवाल ये है कि जो नीतिगत फैसलों के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स अफसर काम करता है, उसमें ये मतलब उनका एक तर्क है कि भाई नीतिगत फैसले के अंदर अगर उस समय मंशा खराब नहीं थी लेकिन रिजल्ट किसी और तरह के आते हैं, तो उस पर अफसर को जवाबदेह नहीं बनाना चाहिए। ये सब लिपापोती है जी, ये सब लिपापोती है। सबसे बड़ा अंकुश तो लगना चाहिए। इसमें अच्छी बात यह है कि चलिए इसको एक घोर अपराध बनाया जा रहा है। ये जो है ये 27 साल पुराना कानून है, इसमें अफसरों को उससे पहले भी, लेकिन 27 साल में जो पहले इसको जो शक्ल मिली थी, जो मौजूदा शक्ल है, उसके नाते उसके बाद अफसरों पे एक इसमें कोई मुकदमा, सजा, इस तरह के बहुत दुर्लभ केसेस है। देखिए है जैसे कि श्यामल घोष का केस था। हाँ, दुर्लभ है, लेकिन उसका अंत परिणाम कुछ नहीं है। परंतु अच्छा, अब दूसरी बात जो है, ये जो परख साहब के खिलाफ अब केस चल रहा है।
अगर आप गौर करें, जब वो सेक्रेटरी थे उन्होंने एक बार इस्तीफा दे दिया था। क्यों इस्तीफा दिया था? क्योंकि उस पे एक अपोजिशन के एमपी कुछ प्रेशर डाल रहे थे। वो एमपी शायद आज एक महत्वपूर्ण महकमे के मंत्री हैं। तो ठीक है, तो करप्शन की जो पराकाष्ठा है वो अलग किस्म की है। इस सरकार की नीयत अच्छी है। मैं समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा जो नीयत दिखाई है आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में, दिल्ली शहर में। मैं लोगों से बात करता हूँ, बाजार में जाता हूँ, वही मेरा कहना है। वो कहते हैं कि हफ्ता बंद हो गया है। मुझे लोगों ने कहा है कि पहले इंस्पेक्टर लोग आते थे, आके पैसा बंधा हुआ था कि 7,000 रुपए इस काम का, 8,000 रुपए इस काम का। आजकल अगर उनको ऑफर भी करो तो बेचारे कहते हैं कि हुजूर ना दीजिए। नहीं, तो यही बुनियादी मुद्दा ये है कि जो अगर अफसर अगर साफ सुथरे हैं काम, जैसे मान लीजिए श्यामल घोष है या पारिक का भी केस ले, जो उनके ऊपर जब उंगली उठी या जांच हुई तो बवाल हुआ है कि भाई ये कैसे हो रहा है, क्यों कर रहे हो? हाँ, परंतु लेकिन देखिए, मेरा एक चीज मानना है। पहले जमाने में मतलब आज से 10 साल पहले तक अफसर वो आते थे जो कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते थे। अब बैकग्राउंड की काफी बहुत लंबा चौड़ा दायरा हो गया बैकग्राउंड का, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। पहले केवल मात्र 24 साल की उम्र तक लोग रिक्रूट होते थे, अब 30 साल की उम्र तक हो रहे हैं। तो जो लोग कुछ नहीं कर पाए, देते रहे एग्जाम, वो भी आ जाते हैं और उनको मालूम है वो सेक्रेटरी नहीं बनेंगे क्योंकि उतने साल नहीं है। इसी बीच में वो कुछ और हरकतें करके निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लेने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जो है ये पूरा संशोधन जो होना चाहिए, ये एक तो पहली बात ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड का, ब्यूरोक्रेटिक टेम्पर का होना चाहिए, क्योंकि अभी ब्यूरोक्रेटिक टेम्पर अभी कुछ बिगड़ा हुआ है। मैं जो देखता हूँ, जिस तरह से रहन सहन देख रहा हूँ अफसरों का, हर चीज जो देख रहा हूँ आजकल, कुछ मैं भी एक अफसर का ही बेटा हूँ और मुझे याद है कि हम लोग कैसे रहते थे। आजकल के अफसरों के बच्चे को जब देखता हूँ तो मुझे काफी अचंभा होता है कभी कभी। सुबोध जी, लब्बो लुआब के अंदर ये संशोधन होना चाहिए या क्या जरूरत और सख्त होने की नहीं है? सख्त कानून होना चाहिए, जैसे हो रहा है कि इसको ये लोग न्यूनतम सजा 6 महीने से बढ़ा के 3 साल कर रहे हैं, अधिकतम 5 से बढ़ा के 7 साल कर रहे हैं, ताकि वो जघन्य अपराध बन जाए, हिनेस क्राइम। उसकी क्राइम की पराकाष्ठा में प्रमोशन हो जाएगी करप्शन की। परंतु अफसरों के ऊपर जो ये जो 13(1)D का जो संशोधन लाया जा रहा है, इससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या पॉलिटिकल इंटरवेंशन का एक दायरा छूट जाएगा। जी सुबोध जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।